सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। विशाल आता है बेटा, रोज रोज पराठा नहीं बनता है ना। रोज रोज हर कोई पराठे की वजह से ही लेट नहीं होता, कोई और भी कारण होता है। गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बॉडीज़। क्या देखने वाले हैं? डिफरेंट तरह की बॉडीज़ जो है आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि आप एक्साइटेड हो, मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में हम लोग की जो बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की मेंशन्ड हैं और जो नहीं मेंशन्ड है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। ठीक, हाँ जी, तो स्टार्ट करें फिर। बॉडीज़, ठीक है। अब बॉडीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? हम्म रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। थैंक यू सभी को याद दिलाने के लिए। तो बॉडीज़ होती हैं हमारी तीन तरह की। ठीक है, तीन तरह के जो है शरीर होते हैं हमारे। तो आज जो है बॉडी देखो कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, तो बॉडीज़ हमारी तीन तरह की होती हैं। वो तीन तरह कौन से हैं? पहला टाइप होता है बॉडी का, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय हो गया ये। ठीक है, दूसरे टाइप की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और जो तीसरे टाइप की बॉडी होती है उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव। किस बेसिस पे डिवीजन किया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखित है, यानी इसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा, किसी ना किसी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंडर में ये मेंशन्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, हम सब देखेंगे, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इनका कोई ना कोई आर्टिकल यानी अनुच्छेद हमें संविधान की किताब में देखने को मिलता है। तो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में क्या अंतर है फिर? स्टैट्यूटरी वो है जो एक लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है। ठीक है, क्रिएटेड बाई अ लॉ। क्रिएटेड बाई अ लॉ का मतलब ये है, क्रिएटेड बाई अ लॉ इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाया गया होगा, कोई विधेयक लाया गया होगा, बिल लाया गया होगा, वो फाइनली एक्ट बना होगा प्रेसिडेंट के एसेंट से, उसके थ्रू बनाइए। यानी कि इसमें जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, दैट इज़ जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। नॉन स्टैट्यूटरी वो है जो कि क्रिएट होती है, क्रिएटेड बाई एनी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। अब व्हाट डज एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मीन्स? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बोल दीजिए या फिर इसी को ही हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का एक दिन मूड हुआ, सरकार मतलब समझ लो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भाई एक कोई इस तरह की बॉडी होनी चाहिए, तो उन्होंने क्रिएट कर दी, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। ये नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी तब होती जब कोई एक एक्ट होता, अधिनियम होता। अब इसके भी एग्जांपल्स वैसे तो सब हम देखने वाले हैं, जैसे एनएचआरसी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हो गया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो गया। तो ये जितने सब हैं आपके, ये लॉ के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूँ नीति आयोग, तो ये कोई एक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी फिर एग्जीक्यूटिव होगा, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो एग्जाम्पल्स ये रहे आपके सामने। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम पढ़ने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है, यूपीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी, वित्त आयोग, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन जो आयोग है हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आयोग है, बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन बना हुआ है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गया, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। वैसे तो इन दोनों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं।
आर्टिकल आप बताइए कमेंट में, अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल का, ठीक है, क्योंकि हम दोनों देख चुके हैं। खैर यहाँ पर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा और किसी ना किसी पार्ट के अंडर में वो आर्टिकल होगा। तो इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में है। और कौन सा पार्ट है ये? पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, चुनाव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन्ड है। एक सेकेंड, क्या चीज़? जय राजपूताना, अच्छा, यूपीएससी एसएससी नहीं है क्या? अभी से नहीं, यू एसएससी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एसएससी इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो परमानेंट और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट है मतलब ऐसा नहीं जैसे कि अभी हम देखेंगे, जैसे हमारा वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, क्या होता है, 5 साल के लिए बनाया जाता है, फिर नया फिर नया फिर नया, इस तरह से आता है ना। कि पहला वित्त आयोग, अभी जो है 16वां वित्त आयोग बना। ऐसा इलेक्शन कमीशन में नहीं होता है कि पहला इलेक्शन कमीशन दूसरा इलेक्शन कमीशन। ये परमानेंट बॉडी है, ये लोकसभा की तरह नहीं, ये राज्यसभा की तरह है। एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। और इसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन कैसे करी जाती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे प्योर इंडिपेंडेंस तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इंडिपेंडेंस कुछ हद तक, काफ़ी हद तक है। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है, दैट इज इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्शन करवाना, देश में चुनाव करवाना। किसके चुनाव करवाना? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। इन सब 6 जो हमारे ये हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव करवाने का जो है जिम्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, जो भारत का चुनाव आयोग है। अब कई बार, क्योंकि अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, तो ये हमें लगता है कि स्टेट की, ये तो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, तो इनके चुनाव तो फिर स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाएगा, है कि नहीं? लेकिन कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, किस आर्टिकल के तहत, जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई थी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाता है, पंचायत और नगर पालिकाओं के। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 के में। और कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट को? बिकॉज यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, और वहां पर हमने पढ़ा था राज्यपाल, दैट इज गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। और कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इसमें, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओरिजिनली ऐसा नहीं था कॉम्पोजिशन। ओरिजिनली कैसा था? ओरिजिनली ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी, ठीक है। ओरिजिनली यानी कि जब बना था, अब ये कब बना था, इसने अपनी वर्किंग कब स्टार्ट करी थी? तो लेट मी टेल यू कि इसने अपनी जो वर्किंग स्टार्ट करी थी वो 25 जनवरी 1950 को शुरू करी थी। और इसी दिन को हम मनाते हैं किस तौर से? मतदाता दिवस के रूप में, यानी कि वोटर्स डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, वोटर्स डे, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे कि अभी करंट में कौन है हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो हुआ क्या, ओरिजिनली तो ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। हुआ क्या, एक दिन ऐसे हम बैठे थे पार्लियामेंट में, ठीक है, 61st अमेंडमेंट कर डाला उन लोगों ने। 61st अमेंडमेंट कब हुआ? 1988 में, 1988 में। इसके थ्रू किया क्या गया? इसके थ्रू वोटिंग एज को डिक्रीज कर दिया गया। वोटिंग एज वॉज डिक्रीज्ड। अब जब वोटिंग एज डिक्रीज हुई, घटाई गई, कितने से कितना किया गया? 21 से 18 किया गया, 21 से 18 कर दिया गया वोटिंग एज को। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वोटिंग एज घटी है तो काम भी, मतलब वोटर लिस्ट में ज़्यादा लोग के नाम अब चढ़ेंगे। अब ज़्यादा लोग वोट करेंगे तो ज़्यादा काम बढ़ेगा, और जब ज़्यादा काम बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई काम बढ़ेगा, तो भाई काम बढ़ाने के लिए या फिर उस काम को करने के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, और ठीक है। तो
1989 में 1989 में सबसे पहली बार, ध्यान रखिएगा, ये पहली बार तो 61st अमेंडमेंट हुआ तो 88 में था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1989 में जाके होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1989। याद रहेगा क्यों बनी थी, कब बनी थी, ठीक है, मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी। अब क्योंकि 1989 में बनी, फिर चुनाव थे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, हटा दिया दो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर, क्या हुआ था मुझे, एक था, दो को और कर दिया था उसको असिस्ट करने के लिए। और तभी से ये आया कि ये भैया चीफ होंगे, हैं तो तीनों इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ये चीफ हो जाएंगे और ये इनको असिस्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। जैसे अभी राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना। और दो अदर हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, एक तो है ज्ञानेश कुमार, एक तो है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, संधू, और एक का नाम बताइए क्या है। तो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं, इनको असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन 1993 में 1993 आते आते तक, मतलब सॉरी 1989 के बाद इनको डिसमिस कर दिया गया दोनों को। फिर 1993 में फिर से इन दोनों को अपॉइंट कर दिया गया। समझ रहे हैं आप, 1989 में पहली बार ये मल्टी मेंबर्ड बना, जब काम हो गया, खत्म हो गया, तो इनको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन फिर से 1993 में फिर से दो अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया, तब से लेके आज तक ये एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी ही है, ठीक है। सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। टर्म कितना होता है इनका, टर्म होता है 6 साल या 65 साल, और ये संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, ये तो मतलब है 6 या 65 ईयर्स ऑफ एज, कि भाई जो भी पहले आएगा, जैसे मान लो कि मैं आज इलेक्शन चीफ इलेक्शन, जैसे राजीव कुमार जी की अगर बात करें, ठीक है, तो अब राजीव कुमार जी की अगर 6 साल पूरे हो जाएंगे ऑफिस में, या फिर अगर उनके 65 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, तो उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो, जैसे राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, और हमारे सुखबीर सिंह संधू जी हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो राजीव कुमार जी की अगर बात करें तो शायद अभी वो, मुझे पता तो नहीं, लेकिन शायद ऐसे 64 के करीब हैं शायद वो, ठीक है। तो अगले साल के बाद वो नहीं रह पाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनकी 65 की उम्र पूरी हो जाएगी, इसलिए नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ संविधान में लिखी नहीं, तो फिर कहाँ लिखा है, तो एक्चुअल में एक इलेक्शन एक एक्ट है पार्लियामेंट का, एक अधिनियम है पार्लियामेंट का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 6 साल तक या तो रहेंगे, या तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक। क्वालिफिकेशन भी इनकी संविधान में कहीं भी नहीं लिखी हुई कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सैलरी इनकी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसी होती है। और इनका अगर रिमूवल की बात करें, ठीक है, अगर इनके रिमूवल की बात करें, तो रिमूवल आप ऐसे समझ लो, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल जिस तरह से होता है, वैसे इनका रिमूवल होता है। कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अपने आप से नहीं कर देता, मर्जी से। कैसे फिर करता है, पार्लियामेंट में क्या होगा, रेजोल्यूशन जब क्रिएट होगा तभी होगा। और किस तरह से रेजोल्यूशन क्रिएट होता है, याद करो, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। लोकसभा में आ रहा है रेजोल्यूशन तो 100 लोग साइन करके देंगे, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडमिट करेगा नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर करेगा तो एक 3 मेंबर्ड कमेटी पे जाएगा, और वो 3 मेंबर्ड कमेटी अगर उसने इसको मतलब सही ठहराया कि हाँ यार जो चार्जेस लगाए गए हैं प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के, अगर वो सही हैं, तो गो ऑन, मतलब फिर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में उसको पास किया जाता है। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये आर्टिकल्स हैं 324 से लेकर 329 तक। चीज़ें तो यार हम समझ गए कि भाई किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, कब मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना, कब बना वो, ठीक है। अभी राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार और सतनाम सिंह संधू जी हमारे दो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वो वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, लेकिन कई बार वो आर्टिकल स्पेसिफिक पूछ लेता है। जैसे कि पिछला वाला जो CGL मेंस हुआ था, उसमें स्पेसिफिक आर्टिकल पूछ लिए थे मैचिंग में, ठीक है। तो 324 में लिखा है पहली बात तो, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। किसके इलेक्शन, ये हमने देख लिया भाई, किसके इलेक्शंस, ठीक है, इन सब के इलेक्शन करवाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा, जिसको कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब उसके रिमूवल की बात आती है, किसके, स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसका रिमूवल हाईकोर्ट के जज के जैसा होता है, यानी कि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा उसको, अपॉइंट भले गवर्नर करता हो। किसको, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। नाउ 325 नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने रिमूवल बताया, ठीक है, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है।
अदर इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान से सुन लेना, ये चीज़ थोड़ा हायर लेवल ऑफ एग्जाम में डीप में पूछ सकता है, अभी तक तो उतना आई थिंक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है ये चीज़। एंड दैट इज़ कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका जो रिमूवल होता है, उनका रिमूवल होता है वो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होता है, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ के, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस उसमें लगेगी अगर दो वो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव करना है। समझ रहे हैं आप? ये जो सेम है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह रिमूवल होता है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। अगर राजीव कुमार जी को हटाना होगा तो सेम है सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन अगर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी को हटाना होगा तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उनको आराम से, ठीक है। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड 328 में पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच लेजिस्लेचर, दैट इज LA एंड LC, ठीक है। और बार टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, इन इलेक्टोरल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कौन? कोर्ट। क्लियर हो गया 329? अच्छा, यही सेम चीज़ कल हमने किसी आर्टिकल में देखी थी कि भाई कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कौन सा आर्टिकल था? तो ये हमारा लास्ट ही तो आर्टिकल था 243, ओह पंचायत का लास्ट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल वाइज पता होना चाहिए। पहले तो पहले तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाएगा, ठीक है। फिर मतलब किसी को धर्म, रेस, कास्ट और सेक्स के का हवाला देते हुए इलेक्टोरल रोल में लिस्ट या फिर इलेक्टोरल लिस्ट में नाम चढ़ाने से मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये लिखा है। फिर ये ध्यान रखना कि 326 में तो RPA है आपका, और 327 में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन, एंड यहाँ पर लेजिस्लेचर बना सकता है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो सबसे आखिर में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डन हो गया। अब क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं अपने ऑफिस में? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में सच स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, बट जनरली होते नहीं हैं। और क्या कोई और सर्विस ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में? जैसे कि हमने जजों में देखा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज में, सुप्रीम कोर्ट जज में हमने देखा था कि वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। हाई कोर्ट के जज क्या हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं वो। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चाहे जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। कोई एज सच कहीं पे भी लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं लगाई गई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? राहुल औकात में रहो, ओके। अरे भाई मास्टर यहाँ लगा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और यहाँ लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट में, क्यों? हाँ जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? हम्म सर NHRC नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना? NHRC आपका स्टैट्यूटरी है। अच्छा चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। UPSC का देखते हैं, ठीक है। अभी तो UPSC 14 में है, मतलब 15 जो हमने पढ़ा था वो इलेक्शन कमीशन है, उससे पहले, उससे एक पार्ट पहले है UPSC। और एक्चुअल में ये सिर्फ UPSC नहीं, ये PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। यानी कि जो स्टेट का भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इसी में आता है। ऐसा मत समझना जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो पार्ट 15 में पड़ा हुआ है ना, पार्ट 15 में। वहीं पर अगर हम स्टेट के इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पार्ट नंबर 9 में है। देखा था हमने आर्टिकल 243 के। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें UPSC या स्टेट PSC सब यहीं पड़ा हुआ है। किसमें? पार्ट 15 में। और 315 से लेकर 323 वाले जो आर्टिकल है वो डील करते हैं इससे। ये भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनकी इंडिपेंडेंस वही वैसे ही कि भैया इनकी जो सैलरी निकलती है वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके चार्ज एक्सपेंडिचर से निकलती है, विच इज़ नॉन वोटेबल। तो ऐसे इनकी इंडिपेंडेंस को थोड़ा बहुत मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, अगेन ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट का हमारा ये लाइट बहुत जाती है, इन्वर्टर बोलता है ना, तो ऐसा लगता है उठा के फेंक दें इसको। हम कोशिश तो करते हैं ना गुस्सा निकाल लें, लेकिन खैर, तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था, वहाँ पे ये लिखा था कि एक चीफ जस्टिस होगा एंड नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। ये लिखा था 8 जजेस होंगे। फिर पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाए और आज को जो है 34 जजेस हैं, 1+33, ठीक है, 1+33 हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर UPSC की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन में इनको अपॉइंट करता, मतलब कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। यूजुअली क्या होता है, एक तो चेयरमैन होगा UPSC का और 9 से 11 और मेंबर्स होंगे,
ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। और ये कहीं पे संविधान में लिखा नहीं, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ख़त्म। चेयरमैन है कौन अभी? और एक चीज़, यहाँ पर मैंने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछा था, तो ये होंगे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, और अभी कौन है? तो प्रीति सूदन मैम है। तुम लोग को स्टोरी तो पता ही होगी कि मैं पहले इनको सूडान बुलाता था, जब तक इन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था तब तक। है ना, मतलब भाई सोचो अगर मैं उनके सामने ऐसा कुछ बोल देता तो वो ये समझ लो कि मतलब जब इंटरव्यू मैं जाने वाला था, जस्ट उसके मुझे 5 मिनट पहले पता चला कि ये सूडान नहीं होता, सूदन होता है, इसको सूदन प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे मतलब, क्योंकि होता क्या है ना, इससे टेबल पड़ी होती है, ठीक है, जैसे यूपीएससी के उस होता है, तो मतलब काफ़ी सारी ऐसे टेबल्स पड़ी होती हैं, जब आप जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको टेबल अलॉट की कर दी जाती है, और जितने भी टेबल वाले होते हैं, एक टेबल वाले जितने भी होते हैं, वो सब एक ही बोर्ड होता है उनका। मतलब तब प्रीति सूदन मैम चेयरमैन नहीं थी, क्योंकि चेयरमैन आपका इंटरव्यू नहीं लेता है, चेयरमैन का काम सिर्फ देखने का होता है, सारी चीज़ें ओवरव्यू करने का, वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं, उनका उनका बोर्ड नहीं होता है, लेकिन तब वो प्रीति सूदन मैम नहीं थी। ठीक है, तो मतलब सारा एक ही लोग के पास जाते हैं कि भाई ये जितने लोग हैं सब ये अगर प्रीति सूदन मैम के पास ही जाएंगे, तब यार मैं ऐसे बोल दिया कि ये प्रीति सूडान मैम ऐसे ऐसे, तो वही बोलते क्या सूडान सूडान क्या कर रहे हो भाई। सूदन होता। इतना ख़राब लगा ना मुझे उतने टाइम। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव इफ़, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, और मतलब जो पहली बार पढ़ा था वो था किसका, साउथ इंडिया की थी, नाम भूल गया यार मैं, सत्यवती मैम थी, हाँ, सत्यवती, सत्यवती मैम थी वो, हाँ। उनके हाल हाल ऐसा था, मतलब सोच के तो हर कोई जाता है, वो होता है ना, एक कहावत है कि मतलब सबके प्लान तभी तक होते हैं जब तक, बॉक्सिंग में भी ऐसा बोला जाता है कि प्लान तभी तक होते हैं जब तक पहला मुक्का नहीं पड़ जाता है। जैसे ही पहला मुक्का पड़ता है, या फिर जैसे वॉर में आप जाते हो तो वॉर के लिए हर कोई बैटल के लिए प्लान करता है, लेकिन जैसे ही पहले बुलेट फायर होती है सबके प्लान वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे मैं सोच ही गया था कि भाई नहीं इंग्लिश में बोलना है ये सारी चीज़ें, भाई वहाँ पे मुझे कुछ पता होश ही नहीं था कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ। पहली बार जब मैडम ने बोला कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, क्या इंग्लिश कितना निकल रहा था कितना हिंदी कुछ ध्यान नहीं होता उस समय। ठीक है, तो मैडम ने रिकमेंड किया बेटा कृपया इंग्लिश में बोले, क्योंकि साउथ इंडिया से थी वो, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। खैर, प्रेसिडेंट कैन रिमूव इफ क्वालिफिकेशन टर्म, और यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान रखना जो यूपीएससी है, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा वो, वो नहीं लिया जाता है, मतलब हल्के में थोड़ा सा लिया जाता है, इसलिए इनका जो रिमूवल होगा अभी हम देखेंगे वो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगा। वैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दूंगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगेन क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, बस एक्सेप्शन ये है कि 1/2 ऑफ दी जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में रहे हों। ठीक है, बस ये होता है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफिस में रहे हों, बाकी तो वो नहीं है। और जैसे कि ये प्रीति सूदन मैम है, तो ये हेल्थ सेक्रेटरी रही थी, ठीक है, आईएएस ऑफिसर रही थी, तो एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में रहे हों। टर्म की अगर बात करें 6 साल या फिर 65 साल ऑफ एज होती है, ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जैसा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए देखा। और इसको वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया बोलते हैं। आपको पता है कि भाई काम क्या होता है यूपीएससी का, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, एग्जामिनेशन जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज के हो गए हमारे, आईएएस आईपीएस आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस, इनके चुनाव कराना, और बाकी भी आपको पता है सीडीएस सीएपीएफ एनडीए जियो साइंटिस्ट सीएसएफ, ये सारे एग्जाम्स जो है यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन हमें क्या लगता है बस सिविल सर्विसेज याद रहता है हमें, है ना। खैर, रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, जैसे मैंने बताया ग्रुप ए एंड बी वही सेम चीज़। अब इनको रिमूव किया जा सकता है अगर ये दिवालिया हो गए, अगर ये कोई मतलब अपना जब ऑफिस में हैं तो ये किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी से पैसे ले लिए, ठीक है, होता है ना कि पैसे लेके पास करवा दिया, तो वो टाइप चीज़ें अगर करते पाए गए तो राइट। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अनफिट, अनफिट का मतलब है अनफिट आप साउंड से, मतलब अनफिट हो गया माइंड से और आपका बॉडी से, तो उस केस में आपको जो है रिमूव किया जा सकता है, ऑलराइट। और मिसबिहेवियर के अगर चार्जेस लग गए कि आप मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं हटा सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट को बोलना होगा। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, और तब अगर उसने बोल दिया तब, और उसने अगर बोल दिया तब तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है,
इससे ट्रैवलिंग का पैसा मिला कि नहीं? ट्रैवलिंग का पैसा मिलता है, पता नहीं यार, मतलब पहली बार में तो दिया गया था, दूसरी बार में नहीं दिया गया था। पहली बार में तो फिर जब दिया गया था तो फ्लाइट से गए थे दूसरी बार में जब नहीं दिया गया था, ऐसा नहीं था, तो ट्रेन से गए थे पहली बार जब मिला था, और पहली बार एंड इट वॉज दी ओनली टाइम जब मैं फ़्लाइट में बैठा था, ओनली टाइम मतलब पहली और अभी तक तो आखिरी बार तभी बैठा था वो, शायद स्पाइस जेट की थी फुल मज़े लिए थे, फ्री का था ना इसलिए। लेकिन जब उतरे ना तब दुख दुख लगी हुई थी कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन पैसा वही तुरंत दिया था कैश में, वो भी खटाखट गिना था उन्होंने। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में इतना तेज़ी से काम होगा। खैर 315 से 323। हाँ जी, तो 315 से लेके 323। और लेकिन भाई जो रिलीफ मिलता है ना इंटरव्यू देने के बाद, आए हाय हाय क्या मज़े मिलते हैं, मतलब चाहे भले जैसा गया हो, लेकिन क्योंकि उसके कुछ टाइम पहले आपकी, मैं शब्द यूज़ नहीं कर सकता हूँ आप समझ जाओ, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या रिलैक्स मिलता है। फिर फ़ोटो वोटो खिंचवा के गया मैंने, मस्त दाल मखनी पे ली 315 से 323 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ। तो 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी दोनों है इसमें, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। 316 में अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, अभी हमने देखा, अभी हमने स्टेट पीएससी नहीं देखा, आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका इन्हीं सारे आर्टिकल्स में यूपीएससी भी और स्टेट पीएससी भी है। 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिया हुआ है, रिमूवल के बारे में हमने चर्चा करी है। अब आपको लग रहा होगा कि स्टेट पीएससी का रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, नहीं, अभी हम देखते हैं, इसके बारे में पहले देख ही लेते हैं। अगेन वही सेम है, सेम, ठीक है। अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, रिमूव प्रेसिडेंट ही करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और इनका जो टर्म होता है वो 6 साल या फिर 62 साल ऑफ एज। वहाँ पर यूपीएससी में क्या था, 62 था। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना आप कि एक बार जैसे अभी प्रीति सूदन मैम यूपीएससी की चेयरमैन है, अब वो ना तो यूपीएससी की चेयरमैन बन सकती हैं फिर से, ना तो यूपीएससी की मेंबर बन सकती, मतलब नीचे वाले डेजिग्नेशन पे नहीं जा सकती, ना तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसी के चेयरमैन या मेंबर बन सकती, बन ही नहीं सकती। लेकिन जो यूपीएससी का मान लो मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं राज शुक्ला जी हैं, वो यूपीएससी के मेंबर हैं, ठीक है। जैसे एक टाइम पे, उस टाइम पे जब पहली बार दिया तो उस टाइम पे बख्शी करके थे जो केजरीवाल से बहुत लड़ते रहते थे जब वो दिल्ली में थे, आईपीएस ऑफिसर थे। तो वो जैसे वो लोग क्या मेंबर्स हैं, तो मेंबर जो है वो चेयरमैन बन सकता है। जैसे प्रीति सूदन मैम पहले मेंबर थी, अब वो चेयरमैन बन गई, अब वो कुछ नहीं, अब वो नीचे नहीं आ सकती हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं बन सकती हैं। अब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग, जो लोग चेयरमैन हैं, वो क्या बन सकते हैं, वो क्या फिर से चेयरमैन नहीं, वो क्या स्टेट पीएससी के मेंबर बन सकते हैं, नहीं, वो क्या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, यस, वो क्या यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, यस, क्योंकि वो ऊपर वाला पोजीशन है, आप उस सेम पोजीशन है नीचे में नहीं जा सकते हो, समझ रहे हैं आप। जैसे स्टेट पीएससी कोई मेंबर है तो वो स्टेट पीएससी का तो चेयरमैन या यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, समझ रहे हैं आप, वो सेम, और उससे नीचे में नहीं जा सकता है, लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर स्टाफ ऑफ कमीशन, यानी कि कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाई मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग, वही जो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था, फिर से आप उसी ऑफिस या उससे नीचे नहीं आप गिर सकते हैं, ऊपर ही आपको जाना है। फंक्शंस दिए हैं इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के, वही एग्ज़ाम वगैरह करवाना। पावर टू एक्सटेंड दी फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इन पावर को कौन एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से निकलते हैं, ये आपके, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेंगे, और अगर स्टेट पीएससी की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेंगे। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देता है यूपीएससी, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, जो रखेगा इसको टेबल करेगा पार्लियामेंट में, और जो स्टेट का पीएससी है वो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देगा, जो उसको स्टेट के लेजिस्लेचर में टेबल करेगा, ठीक है, रखेगा उसको, ठीक है। तो आर्टिकल वाइज भी याद होना चाहिए, बिकॉज पूछता है। सारे आर्टिकल मत याद करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 315 से लेकर 323 रट डालो, लेकिन 315 और 323 जो हैं वो तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि पहला आर्टिकल है तो उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेगा, आखिरी है तो मतलब रिपोर्ट सबमिट अब होगी आखिर में, तो ठीक है। बीच बीच में कुछ याद कर लो, फंक्शंस 320 याद कर लो, रिमूवल 317 याद कर लो, और एक कोई अपने हिसाब से चूज़ करके और याद कर लो, ठीक है भाइयों और बहनों, ठीक है। शाम को आ जाना, इस इन्वर्टर को मिल के तोड़ेंगे आज, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग हमने चीज़ें देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है,
280, सिर्फ 280 में नहीं है, 281 में भी कुछ है, हम देखेंगे अभी। ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ाई जुडिशियल कहीं और भी मैंने आपको बताया था क्या, याद है आपको क्या क्वाज़ाई जुडिशियल किस बॉडी का मैंने बताया था, याद करिए। आधा अधूरा जुडिशियल है, ठीक है। अब ये कोई जुडिशरी तो है नहीं, जुडिशरी का पार्ट तो है नहीं, ठीक है, कि न्याय देगा या फिर लॉज को रिव्यूज़ करेगा, लेकिन है क्या, इट होल्ड्स द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वो इसके पास होती है, यानी कि किसी को भी समन करने की पावर रखता है। तो क्योंकि समन करने की पावर है ये जुडिशरी के पास होती है, लेकिन क्योंकि जुडिशरी है नहीं इसलिए क्वाज़ाई जुडिशियल है, यानी कि काइंड ऑफ आधा अधूरा जुडिशियल है, ठीक है। एड्रेस बताते हैं अभी, ईंट फेंक के मारो। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसमें 1+4 का होता है। चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें, चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होंगे। कौन इनको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, एवरी 5 ईयर्स। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल, एवरी 5 ईयर्स और एनी टाइम ही थिंक्स फिट। ज़रूरी नहीं कि हर 5 साल, जैसे 5 साल कंप्लीट हुए, जैसे नहीं हम बाकी प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे ही, या फिर कल भी हमने पढ़ा, जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले हों से 6 महीने पहले ही चुनाव करवा के अगले वाले, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब तक रिकमेंडेशन चलती रहेंगी तब तक ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 15वां जो वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन चल रही थी अभी तक, तो ऐसे तुरंत नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन अब 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो चेयरमैन, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि क्वालिफिकेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से देख ले क्या क्वालिफिकेशन इनको चाहिए, पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर लिया। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए, और 4 अदर मेंबर की अगर बात करें तो उनमें जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट में, एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में, और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। क्या सर ये भाई रटना है? नहीं, ये वाला रटना है, वो रटने नहीं है, बस वो देख लो। आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्या वो फिर से उस ऑफिस में आ सकते हैं? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आर्टिकल 280 तो हमने देख लिया, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब आर्टिकल 281 में रिकमेंडेशंस लिखी हैं, रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन है। रिकमेंडेशन किसको देगा ये अपनी रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को। कमेंट में जल्दी से बताइए, विल इट बी बाइंडिंग और नॉट? इसका काम क्या होता है? इसका काम यानी ड्यूटी, वो भी आर्टिकल 280 में ही लिखी हुई है, ध्यान रखना। अगर ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो 280 में ही लिखी हुई है कि क्या काम है इसका। काम है इसका रिकमेंडेशन देना प्रेसिडेंट को, किस मामले में? ऑन द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। व्हाट इज नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस? तो टैक्स तो समझ में आता है आपको, जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, ठीक है। जो टैक्स का पैसा मेनली तो आपको पता है, हमारे 2 टाइप के टैक्सेस नहीं पता होगा बिकॉज अभी मैंने नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो भी टैक्स का पैसा है वो कैसे डिवाइड होगा सेंटर और मतलब केंद्र और राज्यों के बीच। अभी नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? तो टैक्स का पैसा कलेक्ट करने में भी तो कुछ पैसा लगा होगा। क्या पैसा लगा होगा? अब जैसे कि आप हैं, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो भाई खर्चे होते हैं ना, आपको सैलरी देनी पड़ रही, सारा कुछ काम है, और लाइटिंग वाइटिंग, ऑफिस से सब कुछ, मेंटेनेंस वगैरह, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस टैक्स को कलेक्ट करने में जितना खर्चा है उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। तो वो कैसे डिवाइड होगा सेंटर स्टेट के बीच में, वो और क्या, और किस तरह से जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से ऑगमेंट किया जाए सो दैट पंचायत और नगर पालिकाओं को भी ठीक ठाक पैसा पहुंचे, इसको लेके भी रिकमेंडेशन देता है। और कोई और मसला अगर हुआ, ठीक है, या फिर अगर कोई और अगर मसला हुआ, कोई और मैटर हुआ जिसको लेके प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन मांग सकता है फाइनेंस कमीशन से, उसमें रिकमेंड करना पड़ेगा। अब ये रिकमेंडेशन देता है अंडर आर्टिकल 281, ठीक है, अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और इस पर जो रिकमेंडेशन होती है नॉट बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती है। क्लियर इतनी चीज़। अगर हम बात कर लें अबाउट 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि एकदम सबसे लेटेस्ट है, अभी 31 दिसंबर 2023 को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। स्टैब्लिश तो 2023 को किया गया 31 दिसंबर को, लेकिन ठीक है, हाँ, लेकिन द 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू मेक इट्स रिकमेंडेशन अवेलेबल बाय October 31, 2025, covering an award period of 5 years commencing on 1st April 2026। समझ रहे हैं आप? तो इसमें चेयरमैन तो हमारे अरविंद पनगड़िया जी होंगे, जो कि क्या पहले भी इसके मतलब नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं पहले ही, ठीक है। और ये हमारे 4 मेंबर्स हैं, श्री अजय नारायण झा, एन न्यू जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष।
ये जो सौम्य कांति घोष हैं ये अभी फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है, ये पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे अभी वो आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो सीजीएल का भी मेंस होने वाला है 2025 में, उसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, और ये आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं। देश का जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, वो कब बना था और उसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ध्यान रखिएगा ये 1951 में बना था, और केसी नियोगी इसके क्या थे? चेयरमैन थे। एंड जो 15th वाला था, ठीक है, 14th और 15th दोनों के याद कर लो, 14th और 15th, तो 14th के थे जस्टिस वाई वी रेड्डी, और 15th के थे एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 16th फाइनेंस 16वां जो वित्त आयोग था उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 279A, अनुच्छेद नंबर 279 जो का है उसमें दिया हुआ है। नेहा सिंह, क्या एरर लगा आपको उसमें हिंदी के नोट्स में? सर विदेश मंत्रालय के बारे में विस्तार से बताएं, वो इसमें क्यों नहीं है, या इसकी नौकरी की जानकारी है, मतलब किस में नहीं है विदेश मंत्रालय? क्यों? मेरा बेटा भाग, क्या भी लिख रहा? आप सर हाउ डू यू रिमेंबर ऑल दी नेम्स एंड डेट्स? अब भाई देखो, रिमेंबर कैसे कि पढ़ाते पढ़ाते हमें तो याद ही हो जाएगा, तो सिंपल आपके लिए भी वही है कि रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स, रिपीटेशन दोगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल पे आते हैं, तो इट वाज एडेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, ठीक है, 2016 में ये अमेंडमेंट हुआ था 101st, और उसके थ्रू जो है जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 279A यानी अनुच्छेद नंबर 279 का में। द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है काउंसिल का। इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कौन है अभी जरा बताएंगे? वो चेयरपर्सन के तौर पे एक्ट करता है, बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे, बाकी ये देख लो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंसेस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो अभी कौन है? अभी आपको पता है जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला आंटी, निर्मला ताई, है ना, जिनको कि कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर एंड आई एम अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। निर्मला ताई भी लाइक, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, एससी और एसटी का जो नेशनल कमीशन आयोग है, अब इनका काम क्या होगा भाई? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो ये देखना कि उनके खिलाफ अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं, उनके राइट्स को कंजर्व करना, वो इसका काम होगा। लेकिन ध्यान रखना जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, ये एंग्लो इंडियंस के राइट्स को भी सिक्योर करने का इसका जिम्मा इसी को दे रखा है कि भाई तुम इनका भी देख लेना, एंग्लो इंडियंस का भी। बोलता ठीक है, लेकिन अब इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री और जोग्राफी के बारे में समझ लो। क्या है इसकी हिस्ट्री? हिस्ट्री ये है कि पहले एक्चुअल में शुरुआत में आर्टिकल नंबर सिर्फ एक 338 हुआ करता था। इसमें हुआ करता था स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज। फिर हुआ क्या, फिर एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 65वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके थ्रू ये जो स्पेशल ऑफिसर हैं, इनको स्पेशल ऑफिसर से कमीशन का दर्जा दे दिया गया। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर से हटा के इनको कमीशन का दर्जा, आयोग का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। किसका दर्जा दिया गया इनको? कमीशन, यानी कि आयोग का दर्जा दिया गया इनको, स्पेशल ऑफिसर से कमीशन। देन बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी एससी वाले को वहीं पे पड़े रहन दिया गया, यानी कि 338 में, और एसटी वाले को 338A में यहाँ पर क्रिएट करके उसको एसटी वाले को अलग कर दिया गया, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो देश का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, वो करता है इनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, सेटअप किया गया था।
एक्चुअल में आपको पता है मंडल केस हुआ था 1992। मंडल केस हम किस केस को बोलते हैं आपको बता चुका हूँ जब आर्टिकल 16 पढ़ाया था। जरा बताइए ये मंडल केस कौन सा केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सोशल और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं। और ये बोला था इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, जब उन्होंने पीआईएल डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब पीआईएल हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली जरा बताएंगे? तो उसी को मंडल केस बोलते हैं, बिकॉज जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो मंडल बीपी मंडल जी के चेयरमैनशिप में बना था। तो उसने जो रिकमेंडेशन दिए थे उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था और फिर उसको लेकर इंदिरा साहनी जी ने पीआईएल फाइल करी थी। पीआईएल हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और पहला हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था जरा बताएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला था कि भाई इस तरह का कोई कमीशन बनना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो कि SC ST के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कमीशन को बनाया गया 1993 में एक्ट के थ्रू बनाया गया, NCBC एक्ट ऑफ 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट ऑफ 1993। लेकिन 2018 में एक अमेंडमेंट से 102nd अमेंडमेंट से, मैंने आपको अमेंडमेंट वाले क्लास में पढ़ाया भी था कि बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। यानी कि ओरिजिनली कैसी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी थी ये। स्टैट्यूटरी क्यों थी ओरिजिनली? बिकॉज ओरिजिनली इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया था ना। अगर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया जाता तो नॉन स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव होती। ठीक है, तो ओरिजिनली ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 338B इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 338 नेशनल कमीशन फॉर SC, 338A ST, 338B बैकवर्ड क्लास BC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी वर्ड जरा बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन्ड है? जरा बताएंगे कमेंट में किस आर्टिकल में। हिंदी की बुक में नहीं मिल रहा सर। अरे भैया काहे नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा हिंदी की बुक में? सब लिखा हुआ है, हर चीज़ में मत बोलने लगा करो हिंदी की बुक में नहीं मिल रहा है। लिखा हुआ है भाई, ऐसा तो है नहीं मैंने पिछली बार पढ़ाया नहीं इसको। है किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? क्या नहीं मिल रहा जय सिंह ठाकुर? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, कहाँ मेंशन्ड है? कहीं नहीं मेंशन्ड है। बहुत सही चिरकुट, यही एक्सपेक्टेड था। हमें पता है, तुम लोग की आदत पड़ गई है, जब पूछो कि कहाँ मेंशन्ड है तो नोवेयर, क्योंकि सर ने बोला था कुछ भी पूछे तो बस नोवेयर। भैया डिफाइंड नहीं है कहीं। मैंने बोला मेंशन्ड कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन्ड है। मैंने ये बैक करके जरा देखो मैंने क्या पूछा था। मैंने पूछा था कहाँ मेंशन्ड है। मुझे पता है तुम लोग की आदत वही बड़ी, कहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं कहाँ डिफाइंड है? कहीं नहीं डिफाइंड है। माइनॉरिटी कहाँ डिफाइंड है? कहीं नहीं डिफाइंड है। बस सब कुछ ना बोल दो, आर्टिकल 30 में है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो आर्टिकल 29 में भी नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 30, 29 गलत होगा अश्विनी बाल, 29 में मेंशन नहीं है। ठीक है, वहाँ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है। साउंड लो है तो बेटा ना कान की सफाई करवा के आओ जाओ आज तुम, अगर तुमको अब लो लग रहा है। अब हम तेज कर नहीं पाएंगे इससे ज़्यादा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 कॉन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किसको? इसको, लिंग्विस्टिक। ये भी पहले नहीं था, ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। लेकिन हमें पता है कि एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, याद है आपको? फजल अली है ना, बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो वैसे फैजल अली कमीशन बना 1953 में। उसने उसके रिकमेंडेशन पर एक हमारा एक अमेंडमेंट किया गया, 7th अमेंडमेंट 1956 में, है ना, याद है आपको? तो इससे दो चीज़ें और हुई थी, जरा बताइए इससे दो और क्या चीज़ें हुई थी? तो इसी से किया गया कि एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की गई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, आर्टिकल नंबर 350B। अच्छा 350A में क्या है? तो ये आपका ना, ये पार्ट 17 में आता है, लिखा होगा ये पार्ट 17 में। पार्ट 17 जो है ये लैंग्वेजेस से डील करता है, भाषाओं से डील करता है ये। और लिंग्विस्टिक का मतलब भी भाषा ही होता है। ठीक है, जब पहला पार्ट कर रहे थे तो लिंग्विस्टिक ही किया था हमने, है ना। 3 लिंग्विस्टिक कमीशन बने थे, पहला धार कमीशन, दूसरा JVP कमीशन और तीसरा फजल अली कमीशन। पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला कौन सा स्टेट था और कब बना था जरा बताएंगे? तो 7th अमेंडमेंट के रिगार्डिंग दो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो ये हैं कि एक तो जो गवर्नर है, यानी कि जो राज्यपाल है, वो मल्टीपल स्टेट का गवर्नर हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक, और हाई कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, याद आया आपको? तो हाई कोर्ट के बारे में यह था कि भाई वो मल्टीपल स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। किस आर्टिकल में ये चीज़ लिखी थी जरा बताएंगे कि मल्टीपल स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है? जैसे महाराष्ट्र गोवा का कॉमन है ना, पंजाब हरियाणा का कॉमन है, असम अरुणाचल नागालैंड इनका सब कॉमन है।
ठीक है। आर्टिकल 350A में लिखा हुआ है कि किस तरह से प्राइमरी लेवल पे, यानी कि प्राथमिक जो लेवल पे जो शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वहाँ पे मदर टंग, यानी कि जो वहाँ की मदर टंग है जहाँ से वो बच्चा बिलोंग, जहाँ पर वो एजुकेशन दी जा रही है उस पर्टिकुलर रीजन की जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी प्राथमिक वाली। ये आर्टिकल 350A में लिखा हुआ है, ये भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जहाँ पे जितना नीड है उतना ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो आंध्रा क्रिएट हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, और माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन मेंशन तो है ही है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है एंड दैट इज CAG। ठीक है। कैग में भी आप में से काफ़ी लोग वर्क करेंगे जाके इस डिपार्टमेंट में भी, जब आपका SSC के थ्रू सिलेक्शन होगा तब। ठीक है। इंडी वाली में नहीं मिल रो, क्या भाई लिख रहे हो? राम तिवारी है। चलो भाई, तो वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, कितना बढ़ाएं वॉल्यूम यार, है सर? जीरो और सब कौन से आर्टिकल में मेंशनड है सर जी? जीरो और सब कौन से कहीं मेंशन नहीं कि एनजे की फैक्ट क्वेश्चन आर जीरो और कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आर की बात करें तो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें मेंशनड है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है जहाँ पर वो मेंशनड है। कैग की बात करते हैं। कैग की अगर हम बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 1919 में। ठीक है। एक भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। सिंगल मेंबर्ड बॉडी का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई डेप्यूटी कैग या वाइस कैग इस तरह से कोई नहीं है, जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देख रहे थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और उसको असिस्ट करने के लिए अदर इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। और जब हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैग उस कमेटी का गाइड और फिलोसफर के तौर पे एक्ट करता है। ज़रा बताएंगे। तो कैग क्या करता है? ये ऑडिटिंग का काम करता है। ऑडिटिंग का काम होता है कि भाई टैक्स वैक्स सही से कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा काम जो है कैग का देखने। जैसे आप GST डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई कैग जो है ऑडिटिंग करता है, और फिर जब ऑडिटिंग करी गई और कोई लफड़ा पाया गया तो फिर ऑफिसर्स को समन तक किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो काम होता है वो कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है। इसको हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, बिकॉज ये ऑडिट करने का काम पूरा इसी को काम होता है। और अंबेडकर जी ने इसको सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस बताया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये यूनियन का कैग है, ऐसे स्टेट का अलग कैग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये चाहे यूनियन का बात चीज़ें हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे लोकल बॉडीज़ का, सब का ऑडिटिंग का काम करेगा तेरा तेरा कैग। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया, जैसे आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि भाई पब्लिक, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या होता है? जहाँ पब्लिक का पैसा आता है। पब्लिक का पैसा मतलब टैक्स का पैसा, यानी जो हमारा कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया और स्टेट वगैरह हो गया। तो अब उसमें कितना पैसा, कोई घपला तो नहीं है, किसी ऑफिसर ने करप्शन वगैरह तो बीच में करके पैसा नहीं खा लिया, वो सारा काम जो है ऑडिटिंग से पता चल जाता है, जो कैग करता है। ठीक है। आप कैग को उस काम में असिस्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। पहले कौन थे, करंट में कौन है, ज़रा बताएंगे। फर्स्ट कैग कौन था और करंट में कैग कौन है? टर्म वही 6 साल का और 65 साल की जो एज है वो। ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखा था, वैसे ही कैग का भी होता है रिमूवल, सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कैग हेड्स। तो कैग किस डिपार्टमेंट को हेड करता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को हेड करता है। पहले थे हमारे कौन? वी नरहरि राव। ठीक है। और अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। जिनको कि ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, GC मुर्मू जी को। ठीक है। चेंज हो गए हैं क्या अभी? कैग चेंज हो गए हैं क्या अभी? हम्म। संजय मूर्ति बन गए ना? हम्म। यस 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 यस। ठीक है। मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको। संजय मूर्ति लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? बिकॉज
है क्या अभी तो, मतलब हैं तो अभी जीसी मुर्मू ही, ऐसा लिख लो कि करंट में तो अभी, चलो लिख लो संजय मूर्ति लिख लो, ठीक है, बिकॉज आई थिंक शुरू हो गया इनका कार्यकाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कार्यकाल इनका शुरू हो ही गया है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, तो संजय मूर्ति हो गए, ठीक है। यस, कल ही हुआ इनका। हम्म। कल हुआ है, आई थिंक परसों हुआ है, परसों न्यूज़ आई थी, है ना, संजय मूर्ति, क्योंकि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है, तो संजय मूर्ति ध्यान रखेंगे, ठीक है, संजय मूर्ति। बाकी हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर, 30 का ही होता है ना, हाँ, तो 30 को करेंगे। आर्टिकल्स ध्यान रखना, 148 कैग के बारे में बात करता है, ड्यूटीज़ एंड पावर की बात करता है 149, 150 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, और 151 क्या है, रिपोर्ट सबमिट करता है किसको, प्रेसिडेंट को। रिपोर्ट सबमिट करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल ध्यान रखेंगे। अब याद करो, याद करो वो कुर्बानी, ठीक है। कैग हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर कौन सा था, चैप्टर भी 5 था। चैप्टर 1 में यूनियन एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 में पार्लियामेंट, चैप्टर 3 में ऑर्डिनेंस, चैप्टर 4 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड चैप्टर 5 में कैग था। तो ये पार्ट 5 चैप्टर 5, ठीक है, खत्म हो गया फाइनली। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एजी लोजी सुनोजी, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, जैसे कि हमारा गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है और हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, और गाइड एंड फिलोसोफर एक्ट करता है, ठीक है। गाइड एंड फिलोसोफर किस कमेटी का होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये गाइड एंड फिलोसोफर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, लोक लेखा समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, और कब बनी थी ये। तो सर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सर्वोच्च विधियाधिकारी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। क्वालिफाइड टू बी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म फिक्स नहीं करता है, प्रेसिडेंट जब मन चाहे हटा देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, ठीक है। और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स में, और पोस्ट ऑफ जो सोलिसिटर जनरल होते हैं इसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफ जो सोलिसिटर जनरल होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होते हैं। सोलिसिटर जनरल इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसको इतना हल्के में क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत भारी में पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डिटेल में एक एक क्लॉज देखा था। 76 का क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट की बात करता है, 2 ड्यूटीज़ की बात करता है, ये जो लिखा हुआ है, 3 ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, चौथा ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के हिसाब से बनी थी 1921 में जाके, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है। बाकी आते हैं एडवोकेट जनरल, तो हमें पता है कि जिस तरह से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है अटॉर्नी जनरल, तो ऐसे हर स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल, जो 165 में है। क्वालिफाइड टू बी एज अ, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट जज था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जज। अपॉइंट कौन करता है, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट कर रहा था, तो यहाँ पर गवर्नर कर रहा है, ठीक है। पहले ही सारा डिटेल में देख चुके हैं। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता ही है, 89 ऐड कर देना होता है, तो 89 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 165। अब आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वाली सारी हमारी ख़त्म हो गई जितनी हमें पढ़नी थी। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ देखेंगे, दैट इज़ द बॉडीज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। यानी कि कानून के द्वारा जो हमारी बॉडीज़ बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, यानी कि जो हमारा मानव अधिकार आयोग होता है उसके बारे में। तो अब क्योंकि आर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है नहीं, तो फिर अब ये मत पूछना कि सर किस आर्टिकल में है ना। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था बाय द 1993 का जो एक्ट था, ठीक है। 1993 में जो एक्ट क्रिएट हुआ था सर, ठीक है, हाँ, तो 1993 में एक ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उससे इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। और ये वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स के कंट्री में, यानी कि ये वॉच डॉग मतलब देखता हुआ कुत्ता। वॉच डॉग का मतलब होता है भाई देख रेख करता है कि भाई ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे। जैसे आप नहीं देखते हुए कहीं पे पुलिस कस्टडी में किसी को पीट पीट के मार डाला गया, तो भाई यहाँ पर किसका वॉलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन है। तुरंत जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन आएगा और बोलेगा क्या कर रहे हो। जैसे कि कहीं पे ट्राइबल्स वगैरह हैं, तो ट्राइबल्स वगैरह अगर मान लो कहीं नहीं होता है, जैसे नक्सली वगैरह को पहले बहुत होता था ऐसे
कि भाई नक्सलियों वगैरह को मार दिया तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जाग जाता था कि क्यों मार दिया उनको, वो ट्राइबल्स थे ऐसा वैसा, ठीक है। और इसमें चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होगा और 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। तो चेयरमैन अभी कौन है ज़रा बताइए, उनका नाम बी से स्टार्ट होता है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एक 6 मेंबर्ड कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है नाम को और उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। री एलिजिबल के लिए अपॉइंट मतलब ये एलिजिबल नहीं है री अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। टेन्योर 3 साल या 70 साल, पहले 5 साल होता था लेकिन अमेंडमेंट कर दिया गया था। ये नेशनल, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2020 19 या 20 के टाइम पे, 19 में किया गया था शायद। तो उसमें 5 साल घटा के 3 साल कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और भरत लाल अभी क्या है, चेयरपर्सन है इसके, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। सॉरी, भरत लाल नहीं, ये क्या नाम, भरत लाल तो वो होंगे सीईओ होंगे, ये बी से उनका नाम भी स्टार्ट होता है, भारती सैनी, ठीक है। और अभी करंट में ये एक्टिंग है, मतलब एक्टिंग इन दी सेंस कि परमानेंट वाले जो हैं, आई थिंक जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे, उनकी जगह में भी एक्ट कर रहे हैं। वैसे परमानेंट तो अरुण मिश्रा हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। कब क्रिएट हुआ था, किस एक्ट से क्रिएट हुआ था, टेन्योर वगैरह ध्यान रखेंगे। चेयरमैन रेडियो तो रिटायर्ड सीजीआई होना चाहिए, जैसे कि भी हमारे अरुण मिश्रा जी, ठीक है। एक्टिंग है भारती सैनी जी, और भरत लाल सीईओ हैं, सेक्रेटरी हैं इसके। और इसमें आपका 5 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। अब आते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है, इसका क्या काम होता है। तो ये भी 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन फाइव फुल टाइम मेंबर, गवर्नर अपॉइंट करता है इनको, और रिमूव प्रेसिडेंट ही करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। 6 नहीं 5 मेंबर होते हैं, तो 5 ही तो लिखे हैं भाई, 5 फुल टाइम मेंबर्स। अच्छा अच्छा भैया, 6 मेंबर्ड कमेटी है ये। 6 मेंबर्ड कमेटी का मतलब ये है कि 6 मेंबर्ड की एक कमेटी होगी, वो नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। सर लो वॉइस, क्या लो वॉइस, लो वॉइस तीर से कमेंट कर रहा है यार, हैं। एक सेकंड रुको। अब बताना ज़रा, ठीक है। अब भी मतलब अब भी प्रॉपर है या फिर अभी प्रॉपर है, मतलब तेज है, कैसी है बताओ। अभी ठीक है या फिर अब ठीक है, मतलब बताओ, ये बता दो तुम कि जब बीच में है तब ठीक है या फिर जब लेफ्ट में रहता है तब ठीक है। चेयरमैन +4, भाई चेयरमैन +5 होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। वही सही है, ठीक है, वही सही है। तो यार बीच में कुछ लोग के मुझे कमेंट दिखते ही रहते हैं, वॉइस 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 वॉइस, ठीक है। चलो, कहाँ थे भाई, हैं? ठीक है, तो इसमें 5 ही होंगे, 4 नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। और चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना। चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जब आप आरटीआई डालते हैं। आरटीआई डालते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, उसके थ्रू चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्रिएट किया गया था, ठीक है। इन 2005 एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। 5 साल या 65 साल के लिए रहते हैं और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फिर से ऑफिस में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। और अभी कौन है, हीरा लाल समारिया जी हैं, ठीक है। हीरा लाल समायरा या फिर समारिया, क्या नाम है, समायरा है ना शायद। सीवीसी पे आते हैं। सीवीसी कौन होते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। इनका काम क्या होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है अंदर अंदर, तो उसको देखना, ये सीवीसी का काम होता है। और कोई भी मतलब यहाँ पर कंप्लेंट फाइल मतलब डाल सकता है ना। और अगर किसी ने गलत कंप्लेंट डाली ना, तो उसके खिलाफ भी सीवीसी एक्ट करता है। इट इज़ दी ओनली बॉडी, ठीक है, जो कि गलत कंप्लेंट डालने वाले के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लेता है।
रजनीकांत सोनू बताया तो मैंने, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और रिमूवल भी सेम है, सुप्रीम कोर्ट जज होता है तो सुप्रीम कोर्ट को जज को कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। ठीक है, समारिया है, अच्छा समारिया है, ओके। ठीक है, तो ये 1964 में क्या है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट हुई थी, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ओरिजिनली। जैसे हमने अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन को देखा, वो स्टैट्यूटरी थी, स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशन बनी। ये एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव से स्टैट्यूटरी बनी जब 2003 में इसको लॉ के थ्रू क्रिएट कर दिया गया, CVC एक्ट ऑफ 2003। स्टैब्लिश वो इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांता नाम एक कमेटी बनी थी, के सांता नाम जी के चेयरमैनशिप में। तो उन्होंने रिकमेंड किया था इस तरह से भी कोई एक संस्था होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन के चार्जेस को देखे। इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट का काम होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी एक 3 मेंबर्ड कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है नाम को। 3 मेंबर्ड कमेटी में पता है कौन लोग होते हैं? वैसे शायद ही पूछे आपसे तो एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होते हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो होता है। ठीक है, और ज़रा बताएंगे प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? जल्दी से। अगला है हमारा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो भाई ये करप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा उड़ीसा में वो रेल हादसा हुआ था, तो उसको लेके जो मतलब ये सिर्फ करप्शन तक लिमिटेड नहीं है, मर्डर और इस तरह से के हादसे वगैरह होते हैं, तो उन सबको भी देखने का काम जो है, उसमें इंक्वायरी का करने का काम CBI का होता है। ठीक है, ये 1963 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से सेटअप हुई थी, और आज भी ये इसको कोई एक्ट नहीं मिला है, यानी कि आज भी ये जो है स्टैट्यूटरी नहीं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ध्यान रखना। ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये मत सोचना स्टैट्यूटरी बॉडी हम शुरू किए थे तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, नहीं। ये तो स्टैट्यूटरी है क्योंकि पहले तो एग्जीक्यूटिव ये भी हुआ करती थी, लेकिन CVC एक्ट 2003 से इसको बना दिया गया स्टैट्यूटरी। लेकिन ये अपनी पावर्स ड्रॉ करता है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, यानी डायरेक्टली इसको एक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया, बल्कि एक एक्ट है 1941 का, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, उससे इसको जो है अपनी पावर को ड्रॉ करता ही है। ठीक है, अपने आखिरी इसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड ये भी हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है, और ये है हमारा नीति आयोग। ठीक है, ये कब क्रिएट होता है? ये इस्टेब्लिश होता है 1 जनवरी 2015, 2015 को ये क्रिएट होता है 1 जनवरी को, रिप्लेसिंग दी प्लानिंग कमीशन। रिप्लेसिंग जो योजना आयोग हुआ करता था उसको रिप्लेस किया था इसने, रिप्लेसिंग दी प्लानिंग कमीशन। और इसका फुल फॉर्म तो आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चेयरमैन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था योजना आयोग, उसके भी जो चेयरमैन होते थे वो जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वही होते थे। ठीक है, तो अभी कौन होंगे चेयरमैन बताएंगे आप? गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है? CM ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, एक गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें सारे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, CM ऑफ ऑल स्टेट्स वो होंगे, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज़, केंद्र शासित प्रदेशों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो होंगे। CEO की अगर बात करें तो अभी कौन है? चाहे CEO हो चाहे वाइस चेयरमैन हो, इन दोनों की अपॉइंटमेंट जो है वो PM करता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रधानमंत्री। वाइस चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो ये सुमन के बेरी है, और CEO की अगर बात करें तो BVR सुब्रमण्यम। ये अगेन एक जैसे रिपोर्ट्स वगैरह देने का काम होता है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देने का काम होता है इसका। ठीक है, रिपोर्ट्स इसके एक काफ़ी फेमस है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो रिपोर्ट वगैरह देती है, रिकमेंडेशन देती है। ऐसा कोई जुडिशियल पावर इसके पास नहीं होती, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन समन कर सकता है, वो इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं होती नीति आयोग के, क्योंकि ये आपका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, लॉ के थ्रू भी क्रिएट इसको नहीं किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। PM आपको पता है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब हम इसमें करेंगे, अबे यार सब चला गया यार। दो बार ये सी का बटन दब गया और सब कुछ चला गया। कोई तरीका है भाई? अब ये मत बोलना कंट्रोल जेड और वो कमांड जेड, ये सब इससे कुछ नहीं होता है। दो बार ये सी का बटन दब गया और पूरा चला गया यार। किसी को पता है क्या कैसे आएगा अब ये वापस? कंट्रोल जेड मत बोलना अब कोई, ठीक है? उससे होता नहीं है वो। अंडू अंडू कहाँ से होता है? व्याक्षा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्या? सेंड कर देना वो जो नंबर है, ठीक है? अगर लिए हैं किसी ने तो सेंड कर देना। कंट्रोल फॉर एंटर, एक सेकेंड। कंट्रोल एफ आर कौन सा बटन होता है? एफ आर कौन सा बटन होता है ये गौरव? बैकअप देख लो। सेव यार पता नहीं सेव होता तो नहीं है। ऑल्ट प्लस एफ आर, एक सेकेंड। ऑल्ट का बटन कहाँ है भाई इसमें? यार वो है क्या बोलते हैं एप्पल वाला लैपटॉप, तो इसमें ऑल्ट तो दिख नहीं रहा है। साथ साथ सेव करते रहा करो। ऑल्ट कहाँ है भाई? ऑल्ट इसमें ऑल्ट का ऑप्शन नहीं है यार इसमें। भाई जिसने भी लिया है तो प्लीज़ उसको कंपाइल करके पीडीएफ में वो नंबर है ना उसमें भेज देना। लैपटॉप ऑफ कर दो। लैपटॉप ऑफ करने से थोड़ी ना आएगा यार। लैपटॉप ऑफ करने से क्या होगा? हैं? ऑफ करके ऑन तो क्लास ऑफ नहीं हो जाएगी? क्लास ऑफ नहीं हो जाएगी? विंडोज़ की भाई, विंडोज़ का नहीं है यार, ये मैक का है। विंडोज़ का कहाँ है इसमें? विंडोज़ नहीं है। आ, चलो भाई। ऐसा करना कि जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया हो भेज देना, है ना? ठीक है, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिए हो तो भेज देना। अब मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है? जो क्वेरी नंबर है। ओ मैक शो ऑफ, अच्छा अच्छा। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्लीज़ भेज देना। मैं नंबर दे रहा हूँ, जो क्वेरी वाला नंबर है ना, आप लोगों को पता होगा जिस पे आप क्वेरी वगैरह भेजते हो। मेरा नंबर नहीं है वो। एक सेकंड, इस पे भेज देना प्लीज़, है ना? ये है 8, एक सेकंड। 9235798380, इस पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? 9235798380, ठीक है? इस पे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन करिए। NHRC was established under the statute of तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। यस, ठीक है। तो इसी से क्रिएट किया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। CAPF 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द NHRC? कितना टर्म होता है जरा बताएंगे?
तो पहले होता था 5 साल 70 साल, अभी 3 साल 70 साल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। RTI 2005 के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो नहीं होते हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 2 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। CIC इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो एलिजिबल था तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ओनली आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। क्या है वो, PDF भी चली गई क्या भाई? क्या हो रहा है हैं? क्यों भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि वो री एलिजिबल नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, अरे ऑटो सेव अभी ऑन किया है भैया, अभी आया हो गया क्लास में हैं? ऑटो सेव अभी ऑन किया है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, वो तो हमें पता है। PDF चाहिए होती है ना। यूज़ ऑफ इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो स्टार्टेड इन विच ईयर? तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो नहीं होता है, जैसे फ़ोटो लगी होती है, थोबड़ा देखा जाता है तुम्हारा वोट डालने से पहले कि तुम ही हो कि नहीं हो, फिर गाना गाया जाता है क्योंकि तुम ही हो, तो 1993 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ, एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन 1 जनवरी 2015 द नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ, तो नीति आयोग में कौन कौन होता है, कौन कौन होता है इसमें? PMO होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे CM होंगे सारे स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे UTs के। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। चीफ CEO होते हैं जिनको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं जिनको अपॉइंट करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993? तो 1993 का जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, इसी से NHRC बना था, इसी से स्टेट का HRC भी बना था, है ना। ह्यूमन राइट की कोर्ट नहीं होती इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट जो NHRC है उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती है कि अगर किसी ने वॉलेशन किया तो आओ बेटा तुमको सज़ा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस तुम एडवाइस दो प्रेसिडेंट को, उतना ही काफ़ी है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? सब ये UPSC वाले सवाल हैं। UPSC मतलब UPSC के डिफरेंट एग्जाम में, CAPF CDS के मोस्टली हैं, कुछ कुछ कहीं पे NDA और सिविल सर्विसेज के भी हैं। कोई नहीं है, बट चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, मतलब स्क्रीनशॉट लिए होंगे लोगों ने तो वो PDF बना के भेज देंगे, मैं वो ठीक है, चिंता मत करो। चलो, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब ये तो याद करो कि तुम भाई किस आर्टिकल में थे, ये भी याद करो, ये तो भाई स्टैट्यूटरी है। लॉ कमीशन, अब भाई लॉ कमीशन भी स्टैट्यूटरी, इसके बारे में भी मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म करवाने के बाद लॉ कमीशन के बारे में याद दिलाना, इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 2 और 3 तो होंगे नहीं, और एक और है लोकपाल और लोकायुक्त, तो वो स्टैट्यूटरी होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद दिलाइएगा लास्ट में। तो दूसरा और तीसरा होगा नहीं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ये भी नहीं होगा, तो ओनली 1 है। ठीक है, सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या है आपका वो है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो आपका एग्जीक्यूटिव होगा, 1956 में बना था वो, काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ था, तो इसलिए वो भी आपका एग्जीक्यूटिव होगा, स्टैट्यूटरी नहीं है ED जो है आपका। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338 में है, बिल्कुल ठीक है। देन अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338B में है, किससे क्रिएट किया गया था ये? 89th अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था। 338B में है, 102nd अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था। आंसर होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक्चुअल में स्टैट्यूटरी है, 1990 में एक एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का, उससे क्रिएट किया गया था, ध्यान रखिएगा। जैसे 1993 में एक्ट आया था NHRC का, ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, वैसे 1990 में कमीशन फॉर वुमेन का एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है,
हाँ जी, लॉ कमीशन आपकी नहीं स्टैट्यूटरी नहीं होती, एग्जीक्यूटिव होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, दैट इज़, ठीक है। अगला वाला है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और किस आर्टिकल में है? 279A में होता है, 279 का में। अगला वाला देखो 10th नंबर, ये जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया है, बताओ। 324 में क्या है? प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीवीसी तो भैया ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, ठीक है, सॉरी सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। ये तो आपका सांतानाम कमेटी की रिकमेंडेशन से क्रिएट हुआ था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से 1964 में, बाद में 2003 में स्टैट्यूटरी बन गया। ये आरटीआई एक्ट से बना था, ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये दोनों स्टैट्यूटरी है, ठीक है। और ये भी स्टैट्यूटरी 1993 के एक्ट से, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी साल मतलब इसी बार का जो जियो साइंटिस्ट एग्जाम था उसमें पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज आर करेक्ट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन सा सही है? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गलत है भैया, गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, कल देखे थे इसके बारे में, आई थिंक कल क्वेश्चन भी किए थे शायद, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये सही ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इससे पहले कि एसएससी के क्वेश्चंस करें, इससे पहले कि हम इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बने, उससे पहले हम लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरे यार चलो भैया, तो लॉ कमीशन ध्यान रखना, ये आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है। कैसा बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया गया होगा। जो पहला फर्स्ट लॉ कमीशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बात हो रही है, 1955 में क्रिएट किया गया था। वैसे कब कब क्रिएट किया गया था प्री इंडिपेंडेंस? तो ध्यान रखना, अभी जो कल क्लास होगी, वैसे कल तो देखो यूट्यूब पे आपका निट्टो होगा सुबह सुबह के टाइम पे, और संडे को भी निट्टो होगा, ठीक है। तो कल या परसों, आई थिंक परसों शायद, मैं क्लास करवा दूंगा जो एक्ट वाली है, ठीक है। नहीं होगा तो ऐप में कर लेंगे उसको, जिसमें कि सारे जो हमारे एक्ट हैं वो हम कर लेंगे, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1833 में 1833 में एक एक्ट आया था जिसने एक लॉ कमीशन बनाने की बात कही थी, एक कानून, ये जो लॉ कमीशन उसके बनाने की बात कही थी। और मैकोले जो था, जो मैकोले था, लॉर्ड मैकोले इसको बोलते हैं, वैसे तो हम लोग मैकोले ही बोलेंगे, लॉर्ड क्यों लगाएंगे। मैकोले जो था ये देश का पहला लॉ कमिश्नर था, ही वॉज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर। लेकिन ये तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है 1955 में क्रिएट हुआ था, और पहले जो थे हमारे पहले लॉ कमिश्नर वो थे एमसी सेतलवाद, ठीक है। एमसी सेतलवाद थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो किसको सबमिट करता है? वो जो लॉ मिनिस्टर होते हैं उनको देते हैं, मतलब कि ये आपके प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे ये, ठीक है। और जो लोकपाल और लोकायुक्त होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त ये भी आप ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं, ये स्टैट्यूटरी होते हैं, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था ये, ठीक है, एक अधिनियम आया था 2013 में। आपको याद होगा अन्ना हजारे, केजरीवाल, ठीक है, किरण बेदी, कुमार विश्वास, इन सब लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे, याद है आप लोगों को? तो उसी प्रोटेस्ट के बाद ही ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। इसी के लिए ही प्रोटेस्ट किया गया था कि भाई लोकपाल लोकायुक्त ये पास होना चाहिए, और उसी के थ्रू, उसी के बाद इसको लाया गया था इस एक्ट को। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल से करप्शंस को देखना। गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तक। अब लोकपाल होता है सेंटर के लिए, लोकपाल होता है सेंटर के लिए, लोकायुक्त होता है स्टेट्स के लिए। तो एकदम हाई लेवल तक, यानी सीएम और पीएम तक ये अपनी जांच कर सकता है, ठीक है। 2013 में बना था ये। और इसमें लोकपाल की अगर हम बात करें, इसके बारे में आपसे पूछेगा, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। चेयरपर्सन के अलावा 8 और मेंबर होते हैं, 8 अदर मेंबर्स होते हैं। और ये जो 8 अदर मेंबर्स होंगे, इनमें से आधे जो हैं, यानी कि 50%, यानी कि जो 4 मेंबर्स हो गए एटलीस्ट, ठीक है, जो 50% होने चाहिए वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। जुडिशियल मेंबर का मतलब ये है कि जैसे कि हाई कोर्ट के जज रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चीफ जस्टिस रहे हों, तो इस टाइप की जो उनकी क्वालिफिकेशन
होनी चाहिए, यानी कि जुडिशल मेंबर्स 50% एटलीस्ट रहे हों। और जो बाकी के 50% यानी जो बाकी के आधे लोग हैं वो ये जो आपके SC ST, ठीक है, OBC, माइनॉरिटी और ये विमेन के जो कमीशन होते हैं यहाँ से आने चाहिए, ठीक है, जो 50% है इन कमीशन, इन आयोगों से जो है आने चाहिए। तो ये इसका थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इसमें जो चेयरपर्सन होता है ये होना चाहिए आपका रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड CJI, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई, एक सेकंड रुको, हेलो, चलो भाई, तो कहाँ पे थे हम लोग? तो चेयरपर्सन है तो रिटायर्ड CJI या फिर रिटायर्ड CJI या फिर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। करंट में कौन है? पहले तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे, लेकिन करंट में कौन है? तो करंट में ध्यान रखना ये अजय मानिक राव, ठीक है, अजय मानिक राव खानविलकर हैं, ठीक है, ये करंट में है अजय मानिक राव खानविलकर, और पहले बने थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, ये जो SSC वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल मेंशंस द कैग ऑफ इंडिया, के बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? तो कैग के बारे में मेंशन करता है आपका 148, ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिसाइकल बिन में तो जब डिलीट किया जाता है तब होता है, रिसाइकल बिन में नहीं होगा। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 322, 23, 21, 24। तो आंसर क्या होगा भाई? 315 से 323 तक तो किसके बारे में? पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्ट नंबर 14। 324 होगा ऑप्शन नंबर D। थर्ड, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? का टेन्योर क्या क्या होता है? 5 साल, 4 साल, 6 साल या 3 साल? सर यूट्यूब पे करना, चलो तो कितना होता है? 5 साल होता है, ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बिकेम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी? सबसे पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी थी? 1989, 1989 में बनी थी है, ठीक है, 1989 में। और 99 मतलब फिर दो हटा दिए गए थे, फिर 1993 से फिर से दो ले आए गए थे, मल्टी मेंबर्ड बॉडी फिर से बन गई थी 1993 में, और फिर से तब से आज तक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ आ, तो किस तरह की बॉडी है? तो यार हमें पता है पार्ट नंबर 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आखिरी मान लो यहाँ पर, ठीक है, आखिरी मान लो यहीं पर, हाँ यूट्यूब पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट? कौन से सही है? द इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001, 1951 में क्रिएट हुई थी, तो गोल्डन जुबली 2001 में। इट करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर वर अपॉइंटेड इन 1993, नहीं, 1989 में अपॉइंट हुए थे। तो तीसरा अगर गलत होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और 1 और 2 अपने आप सही हो गए, यानी ठीक है, 1 और 2 अपने आप, अच्छा 1 अपने आप देखो सही हो गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इन विच आर्टिकल डज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड अ मेंशन? एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, एंड दैट इज़, इसी में नोट करना, इसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। अरे यार कहाँ गया वो? इसी में ऐड करना इसी चीज़ को कि
जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि भाई नहीं, हाँ समोसे में लाल चटनी डलेगी, और कोई बोल रहा है हरी चटनी डलेगी, तो भैया कैसे डिसाइड होगा? ऐसा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे वो होगा, नहीं। मैटर विल बी डिसाइडेड बाई मेजोरिटी, ठीक है। मैटर विल बी डिसाइडेड बाई मेजॉरिटी, ठीक है। 3 लोग हैं, 2 लोग जो बोलेंगे, ठीक है, वो होगा काम। जो एटलीस्ट 2 लोग बोलेंगे वो काम होगा। ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चलेगी, ठीक है। ये कोई ऐसा वो नहीं है इनका, ठीक है, गुंडैती नहीं चलेगी इनकी। आगे बढ़ते हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ द फाइनेंस कमीशन मेंशंस, तो 280 में ही मेंशन करता है, ड्यूटी वगैरह भी इसी में दी हुई है। 281 में तो ये है कि रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, जो टेबल करता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अगला, अब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो जल्दी से। हरी डलेगी, अच्छा, अरे सॉरी, 5 ईयर्स यार, टिक करना था, 4 टिक हो गया, 5 होगा, ठीक है, 5 ईयर्स। 8 करो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो रिकमेंडेशन की बात कौन करता है रिकमेंडेशंस की? तो रिकमेंडेशन आर्टिकल नंबर 281, ठीक है। ड्यूटी उसकी 280 में है, लेकिन रिकमेंडेशन जो अपनी देता है वो 281 के तहत देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड, तो फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन और कितने और मेंबर होते हैं? तो 4 अदर मेंबर होते हैं, और फाइन जो चेयरमैन है वो शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? के शांताराम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीवीसी बना था, के सी नियोगी थे, ठीक है। अभी कौन है? अभी हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंस कमीशन वाला। अरे भाई ठीक कर दिया, अभी 5 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, रियली सॉरी। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है, 6 ईयर्स होगा, ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। 6 साल होगा इसमें, 5 साल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 साल। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, दैट इज 11th नंबर। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर, सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नीड्स टू ग्रांट फंड्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कमीशन। रिकमेंडेशन मेड बाय द, और बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट पे, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला गलत होगा तो अपने आप यानी कि सी वाला अपने आप गलत हो गया। आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, गलत है, बिकॉज 281 में जो है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लिखी हुई हैं। 12th, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटीज एजी ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू ऑडियंस? ये किस आर्टिकल में है? इसमें तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इसमें तो ड्यूटी लिखी हुई है कि भाई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे। सर आपने जो नंबर दिया है उसमें क्या चीज़, किसने अभी 40 रुपये भेजे थे और कुछ बोला था, क्या चीज़ बोला था किसी ने? हम्म, आपने जो नंबर दिया मतलब, किसी ने कुछ बोला था आई थिंक, 40 रुपये भेज के क्या बोला था? तो 76 से क्लॉज 3 हो जाएगा। इसमें तो आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट? तो एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है भाई? 165 में, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल? तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में, ठीक है। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। अच्छा पीडीएफ सेंड कर दिया, अच्छा, ठीक है, थैंक यू पीडीएफ सेंड करने के लिए, और जिसने 40 रुपीज़ सेंड किए थे, थैंक यू, ठीक है। ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल, अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, सही है। ही और शी इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सही। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है ये, मतलब का क्वेश्चन है ये। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ
स्टेट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एक क्वेश्चन और था इसमें, लगा नहीं है। एक क्वेश्चन और था इसमें, लगा नहीं है भाई यूपीएससी का। वो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट था कि भाई ये जो सॉलिसिटर जनरल है वो भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, वो गलत है ना। तो याद करो आर्टिकल नंबर 88, इसमें राइट ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ था कि अटॉर्नी जनरल लोग बोल सकते हैं जाके पार्लियामेंट में, लेकिन वोट किसी हाउस में नहीं कर सकते क्योंकि किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। अब इसमें क्या करना था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में द राइट ऑफ द, कोई आर्टिकल नहीं होगा यार, ठीक है। इसमें 89 ऐड करेंगे, 43, 48। अच्छा कैसे बता रहे हो, मतलब यहीं से पता चलता है कुछ भी लिख रहे हो भैया। 48 में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा हुआ है, क्या बता रहे हो ये सब हैं, क्यों? 48 बहुत सही, 48, 23, मतलब कुछ भी दे दो, बस ऑप्शन तो हम बोलेंगे ही हैं। 48, अब मैसेज रिट्रैक्ट मत करो, देख लिया हमने। ठीक है, तो 177 आर्टिकल होगा, ये ऑप्शन गलत है। आर्टिकल नंबर 177, 177 ऑप्शन गलती से दूसरे उसके हो गए होंगे, ठीक है। सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। वही आसान आसान से क्वेश्चन है यार, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जाम्पल है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चलो भाई, कामता प्रसाद भारद्वाज सही है। चलो, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, लॉ कमीशन भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा था, ये है आपकी, ठीक है। ये भी स्टैट्यूटरी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेन्योर ऑफ द कैग, तो कैग का टेन्योर कितना होता है? 5 साल, 7 साल, 4 साल या 6 साल, ठीक है। ये बढ़िया था, चैलेंज करेंगे। हाँ, चैलेंज कहाँ करोगे वैसे? हम नहीं दिए थे, अच्छा ठीक है। तो कैग का भाई कितना होता है? 6 साल या 65 साल, इनका भी होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, IBASIO में क्वेश्चन पूछा गया, अटेम्प्ट करिए जरा इसको। ऑफिस ऑफ कैग हैड इट्स बिगिनिंग इन 1919, बताया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है तो उससे क्रिएट किया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैग हेड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये भी देखे थे, तो पहले दूसरे तो सही है, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर फिर तो, बाकी यार पढ़ने पड़ेंगे, ये दोनों तो हमने पढ़े ही थे। ऑफिस कैग वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स विद द इवन, ये गलत होगा, लोकल बॉडीज़ का ये नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, एंड दैट इज यहाँ पर कैग में एक पॉइंट नोट करना। तो इन्वर्टर तोड़ने आ रहे हो ना तुम लोग आज, हैं? तो यहाँ पर कैग में एक पॉइंट नोट करना, कहाँ गया कैग? ऑडिटिंग तो करता ही है सेंटर स्टेट है, लेकिन कंपाइल, ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, शायद पूछ ले हायर लेवल ऑफ एग्जाम में। ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स दी अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑडिटिंग तो करेगा सबकी सेंटर स्टेट की, लेकिन कंपाइल और मेंटेन अकाउंट करेगा सिर्फ और स्टेट गवर्नमेंट की, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के भी करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रोल 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से हटा दिया गया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंटेन करता था, कंपाइल करता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से ये वाली ड्यूटी से इससे छीन ली गई कि भाई तुम स्टेट का देखो, सेंटर का हम देख लेंगे अपने आप। एंटायर सैलरी अलाउंस पेंशन एंड ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी आर चार्ज ऑन, तो सब किस पे निकलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे निकलेंगे, ऑप्शन नंबर। और ये किस आर्टिकल में? 266, ये किस आर्टिकल में? 267, ठीक है। इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, किस आर्टिकल में अप्रोप्रिएशन बिल? हाँ, और इस ये जो होता है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जब चाहे पैसा निकाल लो। और अप्रोप्रिएशन बिल 114 में 22, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूपीएससी, तो यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ये पूछा गया है।
पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है ठीक है, पार्लियामेंट ये आपका कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर रेगुलेशन बना सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एनविसाज्ड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन। यस, सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात इसमें आई थी 1935 के एक्ट में, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी नोन एज द यूपीएससीएस, ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ, सही है आपका, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए बी सी होगा। जैसे फेडरल कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट बन गई, वैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। According to Article 243I of the Constitution, Governor of a state constitutes the Finance Commission for every 5 years. स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। आई से इनकम फाइनेंस है ना, फाइनेंस याद आ रहा है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ दिस अंडर विच आर्टिकल। तो 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ध्यान रखना, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी होता है, दैट मीन्स कि इसको पार्लियामेंट क्रिएट करती है बाय लॉ। जैसे कि आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा ने बोला था कि भाई हमारे लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर दो, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और उसके थ्रू क्रिएट कर दिया गया। इनको अपॉइंट वगैरह करने का काम प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट करेगा, ये सारे काम। और ये 6 साल और 62 साल, जैसे 6 साल 65 साल यूपीएससी में होता है, 6 साल 62 साल स्टेट पीएससी में होता है, 6 साल 62 साल ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 62 साल होता है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना इसमें। वो आपका जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये स्टैट्यूटरी होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब राज्य बोलेंगे कि भाई हमारे लिए कॉमन सा क्रिएट कर दो, है ना, अलग अलग नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर पार्लियामेंट लॉ के थ्रू क्रिएट कर सकती है। अंडर विच एक्ट वाज द नेशनल कमीशन फॉर विमेन इस्टेब्लिश्ड। तो विमेन वाला कमीशन हमें पता है 1990 का एक्ट आया था, एचआरसी ह्यूमन राइट वाला 1993। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक पर्सनल एट द सेंटर। तो भाई किसका काम होता है वो अटेंडिंग डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट। तो ये आपका होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल के बारे में जब मैं कल या फिर परसों जब भी क्लास लेंगे आखिरी, तो जब समराइज करूँगा तो वहाँ पे पार्ट्स पढ़ाऊँगा। पार्ट नंबर 14A में ट्रिब्यूनल्स दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 14A में। हु अपॉइंट स्टेट कलेक्शन कमिश्नर, तो एक गवर्नर अपॉइंट करता है, ऑप्शन नंबर ए। रिमूव कौन करेगा, ध्यान रखना, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी होता है, अपॉइंट करता है गवर्नर लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट। 29 हु कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल नंबर 324 सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर द इलेक्शंस। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस इतने ही रखते हैं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है वही सेम। ये क्या, जरा करो इस क्वेश्चन को। नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग to develop a mechanism to formulate credible plan at village level, to design and print new currency note। है तो करेंसी प्रिंट थोड़ी नहीं छापेगी, वो तो आरबीआई का काम है ना, है कि नहीं। चलो भाई, और कोई क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का फंक्शन बता दो क्या होगा, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल्ड कास्ट, इंटीग्रेटिंग एनी कास्ट दैट वॉलेट्स इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर टू नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंटिंग टू प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो यहाँ पर कैच था 1, 2 and 4, ठीक है। और कोई तो स्टेटमेंट वाला नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दोनों सही है, ठीक है। कभी कभी इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें उल्टा कर देता है, ठीक है, इस तरह का कर देता है, स्टैट्यूटरी बॉडी में लिख देगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देगा इस तरह से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह के में, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे, होमवर्क हैं बाकी आपके। बाकी ये वीडियोस आपकी बैच की वीडियोस हैं, तो आपको परमार अकेडमी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, तो उसमें आप एनरोल करके इन वीडियोस और क्विजेज और हैंड रिटन नोट्स और सब चीज़ का एक्सेस आप ले सकते हैं। प्लस कंप्यूटर का जो बैच है उसका भी आप एक्सेस ले सकते हैं। सब कुछ आप एक्सेस वहीं पे आपको मिल जाएगा बैच के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो प्राइवेट हो जाती है थोड़ी देर बाद।
ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को। मंडे से हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। मंडे से विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट बायोलॉजी, ठीक है। पॉलिटी कैसा रहा? आज बहुत मज़ा आया लड़ाई देख कर। किम जोंग उन, किम जोंग तुमको तो मज़े आएंगे ही। किसकी लड़ाई हुई थी भाई आज? कौन लड़ गया था आज? टू 46 है और 279 है में डिफरेंस। 246A तो आपका वो टैक्स वैक्स से डील करता है उसमें। 279A जीएसटी काउंसिल की बात करता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक है जीएसटी से। 246A की अगर बात करें तो उसमें मतलब ये है कि भाई कितना क्या लगाया जा सकता है, ठीक है। वो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में ही है, जो यूनियन और स्टेट्स लगा सकते हैं। पर कमांड प्लस जेड से नहीं है, ठीक है। कमांड प्लस जेड से नहीं होगा। पॉलिटी तो चुम्मे श्री राचा। आप नेगेटिव लोग को ब्लॉक क्यों नहीं करते? कौन है भाई नेगेटिव लोग यहाँ पे? आज लेट क्यों हुए? अब यार स्लाइड वगैरह भी यार देखना वगैरह पड़ता है कि नहीं, बनाना पड़ता है कि नहीं, कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आगे क्लास में फिर बोलते हैं रुको यार थोड़ा सा स्लाइड बना ले। हैं, ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है कि मार्कर है हाथ में कुछ भी लिखते चले जाएंगे। एक्ट वाली क्लास मंडे को नहीं है, बिकॉज मैं लेने को तो मंडे को ले सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई ख़त्म कर दूँ पॉलिटी को इसी हफ्ते। अगले हफ्ते से फिर सीधा मंडे से बायो स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष सिंह कैसे पढ़ो? वीडियोस के साथ साथ पढ़ो, है ना, बुक को वीडियोस के साथ साथ। हाँ चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, है ना। मिलते हैं मंडे को, थैंक यू। बाकी बैच वाले कल या परसों करेंगे एक्ट की क्लास, ठीक है। थैंक यू।